हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का रैपिड करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम लोग प्रीलिम्स ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बहुत स्पीड में रिवाइज करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक से कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताएं, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी उन टॉपिक्स को पढ़ के एग्जामिनेशन हॉल में बैठे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मुल्ला पेरियार डैम इशू। अब देखो, there is a river which is known as मुल्लाया रिवर and there is another river which is called as पेरियार रिवर। ठीक है, केरला में आपको देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पर पेरियार रिवर आएगी और यहाँ नीचे से आपको मिलेगी मुलियार रिवर। अब देखो, मुलियार और पेरियार रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे एक डैम बनाया जा रहा है। मतलब एक्चुअली देयर इज अ डैम, ओके, मुल्ला पेरियार डैम है। ठीक है, किसके कॉन्फ्लुएंस में? पेरियार रिवर के कॉन्फ्लुएंस में और मुलाया रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे। इसलिए इसका डैम का नाम भी यही रखा गया है, मुल्ला पेरियार डैम। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअली में एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि भाई ये जो मुल्ला पेरियार डैम है उसको मॉनसून के टाइम पे खाली रखना चाहिए। ठीक है, क्यों खाली रखना चाहिए? बिकॉज मॉनसून के टाइम पे जब इसमें जो वाटर है फुल हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भूकंप आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप सभी जानते हैं अगर डैम में पानी एकदम से कम या ज़्यादा होता है तो उससे एकदम से जो नीचे की रॉक्स रहती है वो डिस्टेबलाइज कर जाती हैं और उससे सीस्मिक वेव्स निकलती है और अल्टीमेटली भूकंप आ जाता है। तो यही रीज़न यहाँ पर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हाँ, हम इस प्ली को सुनने के लिए तैयार हैं। इसलिए मुल्ला पेरियार डैम वॉज इन न्यूज़। याद रखिएगा, इट इज़ लोकेटेड इन केरला एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर, दैट इज़ द मुलाया रिवर एंड द पेरियार रिवर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो इट इज़ लोकेटेड इन केरला, और आपने पढ़ा भी होगा और मैंने आपको पढ़ाया भी होगा कि जो भी रिवर्स होती हैं वो एक्चुअली में रिवर का जो यूज़ रहता है दैट कम्स अंडर द स्टेट जुरिस्डिक्शन, बट स्टिल यहाँ पर इस पूरे डैम को ऑपरेट कौन करता है? तमिलनाडु करता है। क्यों? बिकॉज हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिलने से पहले महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर ने और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया फॉर द पेरियार इरिगेशन वर्क ने एक ट्रीटी साइन की थी। कितने सालों के लिए? 999 सालों के लिए, कि इस डैम का पूरा यूज़ किसके पास रहेगा? तमिलनाडु के पास रहेगा। अब आप बोलेंगे भाई ये तो इलीगल है, ये वो फलाना ढिंगाना चीज़ बोलेंगे। देखिए, जब मैंने आपके पॉलिटी के लेक्चर लिए थे उस टाइम पे मैंने आपको आर्टिकल 131 पढ़ाया था और मैंने वहाँ पर आपको साफ साफ ये बताया था कि जो भी ट्रीटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से आने से पहले हुई है वो सारी ट्रीटीज़ कभी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने या किसी भी जुडिशरी के सामने नहीं जा सकती है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बस नहीं चलेगा। ठीक है, समझ में आया? तो आई थिंक नाउ यू आर क्लियर विद द अगरतला अखौरा रेल लिंक। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो रूट हम नॉर्मली फॉलो करते हैं वेस्ट बंगाल से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जाने के लिए, दैट इज़ वेरी बिग बिकॉज वी हैव टू गो थ्रू द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली मतलब बेमतलब को 1000 से 1200 किलोमीटर की जर्नी रहती है, एक्स्ट्रा हो जाती है। ठीक है, तो इस जर्नी को करने के लिए हम बांग्लादेश का हेल्प लेने वाले हैं। क्या किया जाएगा इसके अंदर? हमारे बांग्लादेश में एक प्लेस है जिसका नाम है गंगा सागर। ठीक है, गंगा सागर एक प्लेस है बांग्लादेश में, और इंडिया में एक प्लेस है जिसका नाम है निशिंतपुर। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करने वाली है बांग्लादेश के साथ मिलके कि निशिंतपुर को इंडिया में गंगा सागर से कनेक्ट कर देगी थ्रू अ रेलवे लिंक, और उसके बाद यहाँ पर जो निशिंतपुर है दैट विल बी कनेक्टेड टू अगरतला रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो इससे जो आप कह सकते हैं डिस्टेंस है बिटवीन द टू पॉइंट्स, इट विल बी रिड्यूस्ड बाय अराउंड 1200 किलोमीटर। ठीक है, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है कि 2021 तक नॉर्थ ईस्टर्न को पूरे तरीके से थ्रू रेल लिंक हम बांग्लादेश के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा रिगार्डिंग द अगरतला अखौरा रेल लिंक। हुबाली अंकोला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। अब देखिए, हुबाली अंकोला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट इज़ इन कर्नाटका। अब ये न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज ये जो रेलवे लाइन है ना, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट से पास होने वाली है, जिसमें सबसे पहले है काली टाइगर रिजर्व, जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए, काली टाइगर रिजर्व से पास हो रही है, और दूसरा यहीं पर आपको पास में मिल जाएगा बेटी कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं वो इस रेल लाइन का अपोज भी कर रहे हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ। तो याद रखना, हुबाली अंकोला रेलवे लाइन, इट इज़ इन कर्नाटका, पासेस थ्रू काली एंड बेटी कंजर्वेशन रिजर्व, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, उसके बाद है चहाबहार जहीदान
रेलवे लाइन। देखो आप सभी जानते हैं इंडिया क्या कर रहा है, यहाँ पर हमारा चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी। अब इस चाबहार पोर्ट से क्या कनेक्ट होगा, यहाँ पर जहादाम लाइन, ठीक है। इसके बाद जहादाम से जरांज दिलाराम हाईवे, ठीक है। तो इंडिया ने चाबहार पोर्ट तो अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर दिया, लेकिन आप सभी जानते हैं यूएस के सेंक्शन लगे हैं ईरान के ऊपर, उसकी वजह से इंडिया भी आगे काम नहीं कर पा रहा है। दो इंडिया को यहाँ पर छूट मिली कि भैया आप चाबहार में काम कर सकते हो, लेकिन कोई भी प्राइवेट कंपनी इंडिया का साथ नहीं दे रही है, ठीक है। इसकी वजह से जो प्रोजेक्ट है बड़े लंबे टाइम से डिले होता जा रहा था, और अब ईरान ने फाइनली बोला है कि भैया ये जो चाबहार जहीदान रेलवे लाइन था वो हम खुद से कंस्ट्रक्ट करेंगे और इंडियन साइड को हम यहाँ से निकालते हैं। लेकिन अभी भी साफ साफ उन्होंने क्लियर किया है कि जो ऊपर का पार्ट है, जो जरांग दिलाराम हाईवे है, वो सब आप बना सकते हो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। सो दिस इज़ द सिंपल न्यूज़ जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद चाबहार पोर्ट हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। याद रखिएगा ये जो जरांज दिलाराम हाईवे दैट इज़ इन अफगानिस्तान, और चाबहार टू जहदान दैट इज़ जहदान रेलवे लाइन दैट इज़ इन ईरान, इसको भी मत भूलिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल कम्स अबाउट दी चाबहार पोर्ट। बड़े टाइम से चाबहार की बात सुन रहे थे, अब फाइनली चाबहार पोर्ट की बात आ ही गई है। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि जो ट्राइलेटरल वर्किंग ग्रुप है, किसका, इंडिया का, ईरान का, उज़्बेकिस्तान का, उनकी मीटिंग हुई। किसके ऊपर मीटिंग हुई, टॉपिक क्या था, टॉपिक ये था कि भाई चाबहार पोर्ट का यूज़ कैसे किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं चाबहार पोर्ट की। देखिए चाबहार पोर्ट गल्फ़ ऑफ ओमान में लोकेटेड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन में, गल्फ़ ऑफ ओमान में रहता चाबहार पोर्ट। इसके बाद दिस पोर्ट इज़ ऑन द मकरन कोस्ट, और याद रखिएगा मकरन कोस्ट इज़ वेरी वेरी रिच इन आयरन, ठीक है, और अदर मिनरल्स, एनर्जी मिनरल्स, और जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, मतलब ऑयल हो गया और पेट्रोलियम, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिच है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है। इसके बाद इस प्रोजेक्ट को, चाबहार पोर्ट को 3 कंट्रीज डेवलप कर रही हैं, एक है इंडिया, दूसरी है ईरान और तीसरी है अफगानिस्तान। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, इवन दी पैसेंजर्स विल बी इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ फ्रीड के लिए नहीं रखा गया है, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये जो हमारा चाबहार पोर्ट है, इसकी जो जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है दैट इज़ टू मुंबई पोर्ट, एंड यहाँ पर आपको कांडला पोर्ट मिलेगा, ठीक है। मुंबई से ज़्यादा इसकी कांडला पोर्ट से जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर चाबहार पोर्ट में 2 इंपॉर्टेंट टर्मिनल हैं, क्वेश्चन आ सकता है, एक है शाहिद कलंतारी और दूसरा है शाहिद बेहश्ती, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, ओके। चलो गुड, नाउ मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज़ द पोर्ट एट वृंदावन। देखिए मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 12 मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है। अब इंडिया में 13वां मेजर पोर्ट खुलने जा रहा है जिसका नाम है वृंदावन। अब ये कहाँ पर आएगा, दैट विल कम इन महाराष्ट्र, तो लोकेशन याद रखना। 13th मेजर पोर्ट होने वाला है, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। नाउ दिस पोर्ट विल बी डेवलप्ड ऑन दी लैंडलॉर्ड बेस्ड मॉडल, ठीक है। अब क्या होता है ये, इसे एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं लैंडलॉर्ड हूँ और मेरे पास एकड़ों में ज़मीन है और आप मेरे किसान हैं, ठीक है। मैंने आपको हायर किया है कि भाई आप इस ज़मीन में खेती करो, आप खेती करोगे और मैं बोलूँगा कि भाई जो भी आपका रेवेन्यू कमाओगे उसका इतना परसेंट, 40%, 30% वो मुझे दे देना। इस मॉडल को हम लैंडलॉर्ड मॉडल कहते हैं, जहाँ पर जो लैंडलॉर्ड रहता है उसके पास लैंड की ओनरशिप रहती है और उसके सामने टीनेंट आता है, उसके लैंड में काम करता है, कुछ शेयर देता है और अपना काम चलाता रहता है। उसी प्रकार से लैंडलॉर्ड बेस्ड मॉडल पोर्ट में भी लगता है। जो पोर्ट की ओनरशिप है दैट विल बी विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी ओनर। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर आएगा, बोलेगा भाई हम यहाँ पर ये चीज़ डेवलप करेंगे, ये चीज़ डेवलप करेंगे, इस चीज़ को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, इन्हें ऑपरेट करने देगी और साल के अंत में बोलेगी भैया हमें इतना रेवेन्यू चाहिए, ठीक है। तो इसी बेसिस में अब इंडिया में सारे पोर्ट्स डेवलप किए जाएंगे और 13th मेजर पोर्ट जो वृंदावन पोर्ट है महाराष्ट्र में, उसको भी कुछ इसी प्रकार से ही डेवलप किया जाएगा, ठीक है। अब याद रखिएगा, सिंपल सी बात है भाई, लैंडलॉर्ड बेस्ड मॉडल है तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का 51% का शेयर होगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर जो मेजर स्टेक होल्डर है, मतलब सिंपल सी बात है भैया, इसे तो स्पेशल पर्पस व्हीकल से बनाया जाएगा ना, तो यहाँ पर जो मेजर स्टेक होल्डर रहेगा स्पेशल पर्पस व्हीकल में या लीड पार्टनर रहेगा दैट विल बी JNPT, दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। इसको याद रखिएगा, मेकदत्तू प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखो जो कर्नाटका गवर्नमेंट है
वैसा सुनने में आ रहा है कि बहुत ही जल्दी सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने वाला है कि भाई जो कावेरी रिवर के ऊपर हम मेकेदातु प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो हमें अलाउ की जाए। वैसे अगर आप देखें, आप सभी जानते होंगे कावेरी रिवर जो फ्लो कर रही है उसकी एक रिवर है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, दैट इज़ ट्रिब्यूटरी है, जिसका नाम है अर्कावती। ठीक है, अब देखो अर्कावती और ये जो हमारा कावेरी है, यहाँ पर एक गॉर्ज बनता है। गॉर्ज मतलब जानते हो ना, बड़ी सी डीप सी वैली, मतलब नीचे जाओगे तो कभी वापस नहीं आओगे, इस टाइप की एक वैली बनती है, उसे गॉर्ज कहते हैं। तो बिल्कुल सीधी सीधी वैली बनती है। तो वहाँ पर हमारा जो कर्नाटक का गवर्नमेंट है वो क्या करना चाहता है, मेकेदातु प्रोजेक्ट बनाना चाहता है। क्यों? जस्ट बिकॉज कि भाई बेंगलुरु में पानी की बड़ी कमी हो रही है। अगर एक बार ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया ना तो बेंगलुरु में जो पानी की कमी चल रही थी ना वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी, पहली चीज़। तो हमारे इंजीनियर भाई बहन का पैसा बचेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 400 मेगावाट से ऊपर की इलेक्ट्रिसिटी भी बनेगी, तो ये भी अपना एक एडवांटेज है। लेकिन सिंपल सी बात है भाई, कावेरी पर प्रोजेक्ट बना रहे हो, तमिलनाडु चुप नहीं बैठेगा। सिंपल सी बात है, पहुँच गए हैं सुप्रीम कोर्ट, अब देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है, देखिए अभी क्या हुआ है। आप सभी ने आरती शाह का नाम सुना होगा। ये पहली एशियन वुमेन है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को स्विम करके, मतलब तैरते हुए एक छोर से दूसरे छोर पे क्रॉस किया है। अभी इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी जिसको गूगल डूडल ने सेलिब्रेट किया। तो यही हमारा कॉन्टेक्स्ट है। तो अब आ जाते हैं कि व्हाट इज़ इंग्लिश चैनल। देखिए, इंग्लिश चैनल अटलांटिक ओशन में सिचुएटेड है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा अटलांटिक ओशन है, उसके अंदर इंग्लिश चैनल है। इसके बाद ये दो कंट्रीज़ को सेपरेट करता है, द वेरी फेमस कंट्री दैट इज़ द इंग्लैंड एंड द फ्रांस। ये देखिए, आपको ऊपर ये देखिए इंग्लैंड दिख रहा है यूके, और नीचे फ्रांस दिख रहा है। इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, इसी को इंग्लिश चैनल कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट लोकेटेड है, दैट इज़ द स्ट्रेट ऑफ डोवर। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन याद रखना। स्ट्रेट ऑफ डोवर इज़ बिटवीन फ्रांस एंड यूके। फाइन। इसके बाद ये क्या करता है, अटलांटिक ओशन को, देखो यहाँ पर वेस्टर्न साइड में आपको अटलांटिक दिख रहा होगा, ये कंप्लीट यहाँ पर, एंड दिस इज़ द नॉर्थ सी। तो ये अटलांटिक ओशन और नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड। क्यों? बिकॉज यहाँ पर फ्रांस है, जर्मनी है, और इवन यू कैन सी इंग्लैंड, मतलब यहीं से पूरा आप कह सकते हैं यूएस से एक्सपोर्ट होके आता है, और यहीं से कुछ इंपोर्ट होके जाते हैं, सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ द बिजिएस्ट सी रूट इन होल ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आया? चलो ठीक है, अब मूव करते हैं अगले आर्टिकल में, जिसका नाम है सिटवे पोर्ट। देखिए, अभी क्या है कि जो इंडिया और म्यांमार है, ठीक है, उन्होंने अभी ये अग्री किया है कि भाई हम बहुत ही जल्दी सिटवे पोर्ट को ऑपरेशनलाइज करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जो सिटवे पोर्ट है वो एक्चुअली एक डीप वाटर पोर्ट है। ठीक है, जिसे रखाइन स्टेट में बनवाया जा रहा है, और रखाइन स्टेट का जो कैपिटल है सिटवे, वहीं पर ये पोर्ट लोकेटेड रहेगा। आप इसकी लोकेशन एक बार देख सकते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा म्यांमार, और ये रहा उसका रखाइन स्टेट, और फिर यहाँ पर आपको सिटवे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, इसे यहीं पर बनवाया जा रहा है। फाइन, तो यू आर डन विद द लोकेशन कि भैया सिटवे कहाँ पर लोकेटेड है। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज़, इस सिटवे प्रोजेक्ट को इंडिया फाइनेंस कर रहा है अंडर इट्स कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट क्या है, देखिए इसका एम समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मैं एक हल्का छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, उसके बाद आप देख ही सकते हैं आगे डायग्राम बने हुए हैं। देखो यहाँ पर क्या रहेगा कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सिटवे पोर्ट लोकेटेड रहेगा। ठीक है, ये रफ डायग्राम है, इसको एक्चुअल से कंपेयर मत करिएगा। सिटवे पोर्ट रहेगा। ठीक है, और सिटवे पोर्ट किसके ऊपर लोकेटेड है, ये देखो, माउथ ऑफ रिवर कालादान। ठीक है, कालादान रिवर के माउथ पे लोकेटेड है। अब जैसे ही ये हमारे यहाँ पर कोलकाता पोर्ट रहेगा। ठीक है, अभी हमें कोलकाता पोर्ट से अगर मिज़ोरम पहुँचना हो तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 किलोमीटर से ऊपर लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? जस्ट बिकॉज कि हमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्रॉस करना पड़ता है, तो वहाँ पर स्पीड भी कम हो जाती है, और सिंपल सी बात है, दूर भी पड़ जाता है। लेकिन अगर हम म्यांमार के थ्रू मिज़ोरम पहुंचते हैं तो हमें 1200 किलोमीटर्स का फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, मतलब 1200 किलोमीटर हमें तय नहीं करने पड़ेंगे। तो कोलकाता पोर्ट से सबसे पहले शिप जाएगी सिटवे पोर्ट पे, जो म्यांमार के रखाइन स्टेट पे है। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ पर बना हुआ, कालादान रिवर के ऊपर। तो यहाँ से हम शिप के थ्रू जाएंगे, छोटी छोटी बोट शिप जो भी है उसके थ्रू जाएंगे। कहाँ तक? ये हम जाएंगे पलेटवा तक। ठीक है, पलेटवा तक जाएंगे।
इसके बाद पलेटवा के थ्रू हम यूज़ करेंगे क्या, रोड सिस्टम को, और रोड सिस्टम से पहुंच जाएंगे सीधे मिज़ोरम। तो ये है हमारा मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट ऑफ कालाजान। समझ में आया? और सिटवे प्रोजेक्ट सिर्फ उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो अभी उसको हम ऑपरेलाइज करने की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक यू आर डन विथ द सिटवे पोर्ट एंड दी मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का नाम है पारादीप पोर्ट। देखिए अभी रिसेंट में क्या हुआ है, कॉन्टेक्स्ट समझिएगा। सबसे पहले जो पारादीप पोर्ट के इनर हार्बर्स हैं उनको और डीपन करने की बात की गई है, ठीक है, जिससे कि उनकी ऑप्टिमाइजेशन, एफिशिएंसी ये सब बढ़ सके। तो उसके लिए कैबिनेट ने अपना अप्रूवल दे दिया है। ओके, अब देखिए इसके बाद जब ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा, मतलब जो हार्बर हैं वो और डीपन कर दिए जाएंगे, उससे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहला फ़ायदा तो यही होगा कि जो कोल और लाइमस्टोन है जिसे हम इंपोर्ट करते हैं वो बहुत ही ईजिली कर पाएंगे, ठीक है, बिकॉज आप जानते हैं आंध्र प्रदेश, इसके नीचे, इसके बाद फिर आपको तमिलनाडु, ऊपर जो ईस्टर्न इंडिया मिलेगा वहाँ पर काफ़ी फैक्ट्रीज़ है, तो वहाँ पर कोल, लाइमस्टोन दोनों चीज़ें लगती हैं, तो उसका इंपोर्ट ईजिली हो पाएगा। उसके बाद हम यहाँ से अपनी तरफ से फिनिश स्टील प्रोडक्ट्स को, स्लैग को बहुत ईजिली एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ कुछ और भी फ़ायदे होंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो पोर्ट्स में तड्डी कंजेशन रहता था, मतलब जो कंजेशन रहता था अब वो नहीं रहेगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पर हमारी जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगा। अल्टीमेटली हमारे यहाँ कुछ रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज हैं अगर हम इस पोर्ट को डीप कर पाते हैं, ठीक है, और अगर गहरा कर पाते हैं। अब देखिए हमारे लिए पारादीप पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपने इसे ऑलरेडी एनसीईआरटी से पढ़ चुका होगा, बट फिर भी फॉर माई सेटिस्फैक्शन यू शुड रीड इट वंस ऑल्सो। सबसे पहली बात तो पारादीप पोर्ट की हम बात करते हैं। पारादीप पोर्ट एक नेचुरल डीप वाटर पोर्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज़ अ नेचुरल पोर्ट, नॉट अ आर्टिफिशियल पोर्ट। पहली चीज़ हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये उड़ीसा के जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट पे लोकेटेड है। वैसे इतना कोई नहीं पूछेगा, बस याद रखना उड़ीसा में लोकेटेड है, नॉट मोर देन दैट। ओके, इसके बाद ये महानदी और बे ऑफ बंगाल के कॉन्फ्लुएंस पे बना है। आप सभी जानते होंगे भैया, एक सी होगा और यहाँ से महानदी रिवर, और यहाँ पर वो बन के तैयार हुआ होगा। याद रखना इट इज़ नेचुरल नॉट आर्टिफिशियल। यूपीएससी कई बार से क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके बाद इस पोर्ट को मैनेज कौन करता है, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट। याद रखना पारादीप पोर्ट ट्रस्ट को मेजर पोर्ट्स ट्रस्ट एक्ट 1963 के अंडर में बनाया गया है, मतलब इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, ठीक है। अब कौन सी मिनिस्ट्री से कंट्रोल करती है भाई, सिंपल सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। इसके बाद यहाँ पर एक मॉडल है, दैट इज़ द बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र कॉन्ट्रैक्ट। इसी के थ्रू इसको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इस चीज़ को एक बार अच्छे समझ लेना कि क्या होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल। देखो इसके अंदर क्या किया जाता है, जो हमारी सरकार कंपनी रहती है, मतलब सरकार रहती है, वो किसी भी प्राइवेट कंपनी को ऑन द बिडिंग बेसिस क्या करती है, एक प्रोजेक्ट डेवलप करने को देती है। अब इसके बाद यहाँ पर वो अपना पैसा लगाता है, अपनी टेक्निकल स्किल लगाता है। यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं देती है, प्राइवेट कंपनी सब कुछ अपना लगाती है, ठीक है। उसके बाद उसको बिल्डअप करती है। उसके बाद उसे वही चीज़, चाहे शिप हो, चाहे आपको पासपोर्ट हो, चाहे रोड हो, उसे अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 साल के लिए क्या दिया जाता है, लीज़ पे दे दिया जाता है। अब बोला जाता है कि भैया आपका जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो आप रिकवर कर लो, और 25 से 30 के साल के बाद आप क्या करना, आप हमें इसे रिटर्न कर देना, ठीक है। अब याद रखना यहाँ बीओटी जो मॉडल है, यहाँ के भी दो वेरिएंट है। एक तो ये सिंपल बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र जो हमने अभी देखा, इसके बाद एक और होता है बिल्ट ओन ऑपरेट ट्रांसफ़र, ठीक है। अब ओन वाले में क्या जाता है कि जब तक आप इस पोर्ट को लेके रखे हो, मतलब जब तक यहाँ से आप पैसे निकाल रहे हो तो आप इसके ओनर भी हो। अब आप सोच रहे हो कि भैया यहाँ पर भी पैसे निकाल रहा था, यहाँ पर भी पैसे निकाल रहा, डिफरेंस क्या। देखिए ओनर में है कि आप इसको गिरवी रख सकते हो, लेकिन बॉट मॉडल में आप इसे गिरवी नहीं रख सकते हो, ये डिफरेंस आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे 2013 के बाद ये जो हमारा बॉट मॉडल है ना, बहुत ही ठंडे बस्ते में चला गया था। रीज़न पता है क्या, देखिए रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि भाई पूरा खर्चा प्राइवेट कंपनी कर रही है, उसके बाद उनको मिल क्या रहा है, अठन्नी, चवन्नी, ये सब चीज़ें मिल रही हैं। ऊपर से आपकी जो लिटिगेशन प्रोसेस आ जाती है, आप लोग खुद बीच में रोक लगा देते हो अगर जनता थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट कर दे, तो अल्टीमेटली इनको फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंट में कुछ नई गाइडलाइंस लाई हैं। एक बार इकोनॉमिक्स में उन्हें पढ़ लेना कि लाइक कि भाई अब हम 90 डेज़ में डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जब तक 90% ऑफ द लैंड एक्वायर नहीं होगा तब तक हम आपको प्रोजेक्ट ही नहीं देंगे। इस तरह की नई गाइडलाइंस लेके आई है, उसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना, काम करेंगे आपके लिए।
स्पेशली फॉर मेंस। इसके बाद आते हैं आज के आखिरी आर्टिकल पे, जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। देखिए अभी जो कोलकाता पोर्ट है उसको रीनेम कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में, ठीक है। अब कोलकाता पोर्ट आप सभी जानते हैं इंडिया का ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है, विच वॉज बिल्ट बाय नॉट द ब्रिटिश इंडिया बट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। याद रखना, ब्रिटिश इंडिया मत लिख देना, लिखना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। EIC ने इसे बनाया था और ये सबसे ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है इंडिया का। इसके बाद हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 1901 में एक बंगाली फैमिली में हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ही वॉज अ बंगाली पर्सन। उसके बाद ही वॉज अ फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ। आप सभी जानते हैं भारतीय जनसंघ के बारे में, ये 1952 में के आसपास थी और ही इट वॉज अपोजिंग दी पॉलिसीज़ ऑफ नेहरूवियन गवर्नमेंट, ठीक है। नेहरूवियन गवर्नमेंट जा रही थी सोशलिज्म की तरफ और हमारे उस टाइम पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोल रहे थे कि वी शुड गो टूवर्ड्स दी कैपिटलिज्म, ठीक है। ये उनका फंडा था। अब ऐसा कहा जाता है, या एक्चुअली इट इज़ ट्रू, कि जो भाई जो BJP अभी बनी हुई है ना, भारतीय जनता पार्टी, इट इज़ एक्चुअली सक्सेसर ऑफ भारतीय जनसंघ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको याद रखना। So with this, we conclude our today's lecture. Now we are going to meet in the next lecture with some more stuff. Till that time, thank you and have a nice day and Jai Hind.